वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटा डिस्कस करेंगे हम वेव ऑप्टिक्स का टॉपिक डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। टॉपिक स्लो चलेगा, ध्यान से समझने वाला है। तो पहले मैं आपको ना समझाता हूँ डिफ्रैक्शन होता क्या है। उसके लिए आपको ना कुछ मैं जस्टिफिकेशंस, कुछ प्रूफ्स आपको दूंगा विच सेज के जो मैं स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सबसे पहले डिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ। अगर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको याद होगा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये एक ब्लॉकेज था जिसमें ना दो ओपनिंग्स थी। यहाँ पे अगर लाइट सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलती तो यहाँ से जो लाइट निकली उसको इस होल में से क्रॉस करके यहाँ पे एक ब्राइट पॉइंट बनाना चाहिए था इस जगह पे, और इसी तरह से यहाँ पे भी एक इधर को ब्राइट पॉइंट आना चाहिए था। यानी यहाँ पे दो डॉट्स नज़र आने चाहिए थे और बाकी ये सारा एरिया ब्लैक नज़र आना चाहिए था। बट जैसा कि आप जानते हैं इस तरह से तो नहीं होता। तो ये जो दो पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट थे, स्लिट्स जो थी, दे एक्टेड एज के यहाँ से नई सर्कल 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 की फॉर्म में वेव फ्रंट निकल रहे हैं, जैसा कि हम कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। जिन्होंने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अभी नहीं किया है तो पहले वो पिछला एक्सपेरिमेंट बेटा पढ़ेंगे, तो ये फिर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो ये यहाँ से बेटा वेव एक डायरेक्शन में ना निकल के यहाँ पे बहुत सारे वेव फ्रंट थे, उनको परपेंडिकुलर थी रेज ऑफ लाइट। तो लाइट यहाँ भी पहुँची, यहाँ भी पहुँची, यहाँ भी पहुँची। तो होना ये चाहिए था, अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती यहाँ पे एक डॉट आता, एक डॉट यहाँ पे आता और बाकी ये सारी जगह जो है ब्लैक होनी चाहिए थी। बट हम पीछे कर चुके हैं, ये जो सारा रीजन है ये ब्लैक ना होके यहाँ पे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क फ्रिंजेस बन जाते। तो अगर तो हम लाइट का जो स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन है ना, जैसा कि छोटी क्लास में पढ़ते रहे हैं, लाइट अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती तो आपके सामने स्क्रीन पे ना दो ब्राइट स्पॉट होते। लेकिन दो ब्राइट स्पॉट ना होके यहाँ पे बहुत सारे ब्राइट डार्क बन गए। तो लाइट वहाँ भी पहुँच गई जहाँ पे लाइट का वैसे ना शैडो बनना चाहिए था। तो जब लाइट किसी ऑपेक बॉडी को स्ट्राइक करती है, उसमें कुछ ओपनिंग वगैरह हो, तो वो जो ये कॉर्नर्स बने हुए हैं उसके अराउंड लाइट बेंड हो जाती है और ये वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ पे लाइट का शैडो बनना चाहिए था। ये मैंने आपको दिया है प्रूफ नंबर 1 कि लाइट ओपनिंग्स में से क्रॉस करते हुए बेंड हो जाती। दूसरा सिचुएशन दे रहा हूँ बेटा आपको। सेकंड सिचुएशन में एक सोर्स ऑफ लाइट है सामने, इधर आपके पास एक, इसमें से बहुत सारी रेज निकलेंगी लाइट की। इधर अपने पास एक स्क्रीन है और बीच में मैंने एक ऑब्पेक यानी एक जिसमें से लाइट क्रॉस नहीं हो सकती ऑब्स्टेकल रख दिया, ये ब्लैक कलर का। तो अगर लाइट का प्रोपिगेशन स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता है एग्जैक्टली, तो बेटा यहाँ तक से लेके ऊपर तक सभी जगह लाइट होनी थी, लेकिन नीचे की तरफ लाइट नहीं होनी चाहिए थी। ये वाला जो एरिया है ना यहाँ पे, इसके नीचे यहाँ तक तो लाइट आ जाएगी जो इसको क्रॉस करके आ जाएगा, लेकिन उसके नीचे ये वाला हिस्सा पूरा ब्लैक होना चाहिए था। बट एक्चुअल में बेटा ब्लैक नहीं मिलता, क्योंकि ये अभी आपने एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। अगर मैं इस पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखूं तो यहाँ पे मुझे ऑल्टरनेट, यहाँ पे तो सारी लाइट मिलेगी जैसे होनी चाहिए थी, यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेशन के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हमें मिलते हैं ऑल्टरनेट ब्राइट डार्क बैंड्स। माइक्रोस्कोप से नजर आएंगी, काफ़ी पास पास में होंगे और उनका ब्राइटनेस धीरे धीरे कम होता जाएगा। यहाँ वाला पार्ट सबसे ब्राइट, फिर थोड़ा कम ब्राइट, अगला ब्राइट और भी डिम, फिर इतना डिम कि इसके बाद दिखना ही बंद हो जाएगा। तो लाइट जब किसी ऑब्स्टेकल से आके टकराती है तो वो जो एजेस हैं उसके वहाँ पे लाइट ना बेंड हो के वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ पे के लाइट का ना शैडो बनना चाहिए, वहाँ भी लाइट पहुँच जाती है।
दिस इज एक्सपेरिमेंट नंबर 2 विच जस्टिफाइज डिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट का कॉर्नर्स के अबाउट बेंड हो जाना। अगली सिचुएशन बता, नेक्स्ट केस है कि अगर हम एक ब्लॉकेज रख दे सोर्स ऑफ लाइट के सामने, जिसमें एक होल कर देते सर्कुलर शेप का, तो लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ही चलती तो इस होल में से क्रॉस करने पे अगर तो पूरा ही बंद है तो स्क्रीन पे भी बेटा ब्लैक ही नजर आएगा, फिर तो ना लाइट नहीं पहुंचेगी किसी भी एरिया में। अगर यहाँ पे मैं एक होल निकाल दूं तो उस होल में से होते हुए लाइट यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड होना चाहिए, हमें एक डॉट बनना चाहिए था, बट इनफैक्ट डॉट नहीं बनता बेटा। इस डॉट के अराउंड और भी काफ़ी सारे ब्राइट 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 सर्कल से बन जाते हैं, यानी लाइट जो है वो जहाँ पे शैडो होना चाहिए था वहाँ भी पहुँच गई। इसी फिनोमिनन को बेटा जो मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन के लिए एक और सिचुएशन मैंने बता दी, जब लाइट एक स्मॉल अपर्चर को स्ट्राइक करेगी, अपर्चर मतलब छोटी सी ओपनिंग को स्ट्राइक करेगी, तो सामने स्क्रीन पे आपके पास एक डॉट नहीं बनता, कई सारे सर्कल सर्कल बन जाते हैं, लाइट वहां भी पहुंच जाती है जहां पे इसका शैडो बनना चाहिए था। रीज़न वही है बेटा, क्योंकि जब ना एक वेव फ्रंट का एक हम छोटा सा पार्ट लेते हैं तो वो ऐसे लगता है कि वो खुद से एक नया पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है और नए वेव फ्रंट लाइट के ना खुलने शुरू हो जाते हैं इनटू द फॉलोइंग रीजन, जो दोनों स्क्रीन और इस ओपेक बॉडी के बीच में है। तो यहाँ पे ना एक नए वेव फ्रंट्स जो हैं वो ऐसे बनने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी पढ़ा। और वेव फ्रंट को नॉर्मल होती हैं रेज ऑफ लाइट, तो बेटा लाइट जो है ना वो बेंड हो जाती है जब किसी ओपनिंग के थ्रू या किसी ऑब्स्टेकल के थ्रू क्रॉस करती है। और देखिए अगला केस, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको साउंड वेव्स का, बेटा उनका भी डिफ्रैक्शन होता है। साउंड वेव्स की बात करें, अगर एक घर में ना 2 रूम्स हैं बेटा, ये वॉल है बीच में और ये डोर है, और यहाँ पे एक स्पीकर लगाया हमने, इधर एक पर्सन बैठा है, तो बेटा जब यहाँ से स्पीकर को हम ऑन कर देंगे, स्पीकर में से वेव्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। अगर लाइट चलती स्ट्रेट लाइन के अलोंग तो इन वेव्स को यहाँ से सीधे 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 जाके यहाँ पे पहुँचना चाहिए था, बट आप जानते हैं इस बंदे को तो बेटा आवाज़ सुनती है, ऐसा तो नहीं इसको गाने नहीं सुनेंगे अगर इधर गाने चल रहे हैं। तो क्योंकि लाइट जब यहाँ पे पहुँचेगी ना तो बेटा ये जो एजेस हैं, कॉर्नर्स हैं ना, यहाँ पे आके लाइट ने डिफ्रैक्ट हो जाना है, बेंड हो जाना है। तो जो वेव्स आ रही थी स्पीकर से, वेव्स जो स्पीकर से आ रही थी इस तरह से, वो वेव्स जो हैं जब यहाँ पे पहुँचेंगी ये ओपनिंग में, तो यहाँ पे बन जाएंगे काफ़ी सारे नए पॉइंट सोर्सेज ऑफ साउंड, सोर्सेज ऑफ वेव्स, और यहाँ से नई वेव्स निकलेंगी और वो वेव्स बेटा यहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगी लाइक दिस, और इस बंदे को भी साउंड सुनती है, गाना सुनता है। तो जो साउंड यहाँ से चली वो यहाँ पे आके बेंड हो गई, इस कॉर्नर पे आके बेंड हो गई, इसी बेंडिंग ऑफ वेव को बेटा बोलेंगे डिफ्रैक्शन। अब फिफ्थ केस जो मैंने आज डिस्कस करना है डिटेल में आपके साथ, अगर एक ओपनिंग, पिछली बार मैंने यहाँ पे ओपनिंग दी थी सर्कल की शेप, अब ओपनिंग है एक रेक्टेंगुलर थिन रेक्टेंगल, छोटा सा, जिसकी मतलब लेंथ तो है बट ब्रेड्थ इज ऑलमोस्ट 0। इतना छोटा है ये जितना बेटा ब्लेड का थिकनेस होता है, ये मैंने काफ़ी बड़ा ड्रॉ कर दिया, नहीं तो नज़र नहीं आना था। इस पर अगर मैं रेड लाइट डालूँ तो उसी तरह, वैसे तो मुझे दिखना चाहिए था, बाकी जगह स्क्रीन पे ब्लैक दिखनी चाहिए थी, ये वाला सारा एरिया ब्लैक होना चाहिए था, और यहाँ पे मुझे एक स्पॉट नज़र आना चाहिए था रेक्टेंगल की शेप में जहाँ से लाइट क्रॉस करके इधर आएगी, बट मुझे रेक्टेंगल ना नज़र आके यहाँ पे कई सारे ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ऊपर की ओर और नीचे भी, इसको सेंट्रल ब्राइट कहेंगे इसको, और नीचे भी बेटा ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बनेंगे। अब क्योंकि कंडीशन है लॉकडाउन की, तो अब मैं इसको ना करके अगर दिखा भी दूंगा आपको तो ना बेटा कैमरे की पकड़ में वो डॉट्स आते नहीं हैं। अगर लॉकडाउन खुला तो फिर मैं सर्टेनली आपको बेटा क्लासरूम में ना इसको
जो एक्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन है लेज़र लाइट के साथ, वो मैं करके भी दिखा दूंगा। उसमें ग्रीन कलर के आपको डॉट 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 मिलेंगे। चलो, ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ जस्टिफिकेशंस थी कि लाइट सचमुच में जब किसी ओपनिंग के थ्रू क्रॉस करती है तो वो बेंड हो जाती है और वहाँ भी पहुँच जाती है जहाँ पे लाइट का शैडो बनना था। तो मुझे लग रहा है कि अब तक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो आपने पिछला कुछ नोट डाउन नहीं करना, आपने कुछ भी नहीं नोट डाउन करना, आपने अभी सिर्फ लिखना है कि डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या है। ये सारे एक्सपेरिमेंट आपको समझाने के लिए थे। डेफिनेशन आपने नोट करनी है, वीडियो को पॉज कर लेना। डिफ्रैक्शन इज फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव्स। वेव्स मतलब लाइट वेव्स भी हो सकती हैं, साउंड वेव्स भी हो सकती है। साउंड के लिए भी पॉसिबल है बेटा, लाइट के लिए पॉसिबल है। अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल जैसे मैंने बीच में ना एक पीस खड़ा कर दिया था बेटा ब्लैक कलर का, तो उसके एज के पास से जब लाइट क्रॉस हुई तो बेंड हो गई, उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल। और ये जो ओपनिंग है बेटा, ये वाली जो वाइट कलर की नजर आ रही है, वाइट नहीं मतलब बैकग्राउंड वाइट थी इसलिए वाइट दिख रहा है, यहाँ पे कट मारा हुआ है हमने एक, इसको बोलते हैं अपर्चर, ओपनिंग या अपर्चर। तो लाइट का बेंड हो जाना, वेव्स का बेंड हो जाना, इस पे अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और थ्रू एन अपर्चर, जब लाइट इसमें से क्रॉस करेगी और वहां पहुंच जाना जहां पे ज्योमेट्रिकल शैडो बन रहा था। वैसे यहां पे शैडो आना चाहिए था ना, बट वहां पे लाइट पहुंच गई। इस फिनोमिनन को बोलना है डिफ्रैक्शन। तो होप कि आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अब डिफ्रैक्शन है क्या। अब हमने मेन जो अपनी डेरिवेशन है करनी यही है, हमने एक ओपनिंग है स्लिट बेटा, पीछे हमने किया वो डबल स्लिट था, जैसे सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट पे होगा लाइट का डिफ्रैक्शन। ये हमें निकालना है कि ये ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट, ब्राइट पॉइंट, डार्क पॉइंट कहाँ पे बनेंगे, इनमें स्पेसिंग कैसा होगा, ये कितने कितने थिकनेस के होंगे। तो डेफिनेशन हुई डिफ्रैक्शन की, डिफ्रैक्शन इज फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल और थ्रू एन अपर्चर into a region of geometrical shadow of the obstacle और aperture। जहां पे उसका शेडो बनना चाहिए था वहां पे भी लाइट का पहुंच जाना, उसको हम डिफ्रैक्शन कहेंगे। चलिए, अब मुझे डिस्कस करना है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, इसलिए क्योंकि एक ना बेटा मल्टीपल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन भी होता है, वो हायर स्टडीज में आएगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं अभी। तो सबसे पहले डायग्राम आपने अभी ड्रॉ नहीं करना, आपको मैं एंड में जाके बताऊंगा कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है, आप अभी जस्ट समझना है अभी आपने। तो स्लिट मैंने ना काफ़ी बड़ी ड्रॉ कर दी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना काफ़ी सारे पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट को डिस्कस करना है। तो ये हो गई स्लिट, स्लिट को मैं बेटा ए बी लिख रहा हूँ और स्क्रीन जो है वो यहाँ पे पड़ी है, और यहाँ पे एक ना लेंस भी यूज़ करना पड़ेगा हमें बीच में। इस ओपनिंग पे आ रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन वेव फ्रंट्स मतलब जो रेज ऑफ लाइट है वो पैरेलल हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लेन वेव फ्रंट धीरे 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 चलता चलता बेटा ए बी में पहुंच जाएगा। और अब जानते हैं एक वेव फ्रंट का डेफिनेशन ही यही है कि सारे के सारे पॉइंट जो है ना सेम फेज में होते हैं, यानी कि सभी जगह से क्रेस्ट 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 एक ही टाइम पे चलेगा। तो अभी मैं सिर्फ उन रेस की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि एक पॉइंट से बेटा रेस तो बहुत सारी निकलनी है, इस पॉइंट से रेज इधर को भी निकलेंगी। ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल एक्ट्स एज अ न्यू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से बहुत सारी रेज निकलनी है, लेकिन अभी मैं सभी रेज को ना कंसीडर करता हुआ अभी सिर्फ वो रेज कंसीडर कर रहा हूँ जो यहाँ से सीधी ऐसे निकली, अभी उनकी बात करूँगा। थोड़ी देर में फिर मैं ये वाली भी डिस्कस करूँगा जो इधर को गई, राइट। और बेटा जो नीचे को भी आएंगी उनको भी डिस्कस करेंगे, कोई बात नहीं है। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ओनली जो बेटा परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, यानी कि पैरेलल ऐसे रेज निकल रही हैं जो कि ओरिजिनल रेज के डायरेक्शन में, अभी सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए, तो एक मैंने बेटा यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ रेज को नंबर कर दिया है 0 1 2 3 से लेके 12 तक, और सिर्फ अभी वो रेज डिस्कस कर रहा हूँ जो इधर को जाएंगी, इनकी बात हो रही है अभी। सो इन रेज का बेटा अब जो पहुँचना है पॉइंट ओ पे, जानते हैं ना पैरेलल रेज जो हैं
उनको लेंस जो है वो कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे कॉल्ड फोकस। तो अब बात ये हो रही है कि जो इधर से बेटा रे नंबर 0 चली, 0 नंबर वाली रे, उसको यहाँ तक पहुँचने के लिए पॉइंट ओ तक, और ये जो 12th रे थी उसको भी पॉइंट ओ तक पहुँचने के लिए सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ा, और सेम टाइम पे बेटा स्टार्ट हुई। दोनों जगह से क्रेस्ट क्रेस्ट बताया मैंने, फेज में है, इकट्ठे शुरू होंगे, तो ये दोनों क्रेस्ट सेम डिस्टेंस कवर करके सेम टाइम में क्रेस्ट क्रेस्ट यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। इसी तरह से बेटा ये जो नंबर 1 वाली रे है और इधर जो 11 वाली रे है उनको भी सेम डिस्टेंस कवर करना है, सिमेट्री है बेटा। जो 2 वाली रे है और इधर बेटा 10 वाली रे, ये भी एक ही डिस्टेंस कवर करके पॉइंट ओ पे पहुंचेंगी, एंड सो ऑन। तो ये डिस्टेंस अभी मैंने डी लिख दिया है, बट लेटर ऑन ना मैं इसको चेंज करके ए बना दूंगा, क्योंकि ना पिछला जो डी था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, वो था 2 स्लिट्स थी उसमें, और 2 स्लिट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हमने डी लिखा हुआ था। तो कहीं कहीं पे ना दोनों फिनोमिनन डिफ्रैक्शन और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन पे इकट्ठा क्वेश्चन आ जाता है, तो कन्फ्यूज़न ना रहे लेटर ऑन में ना बेटा जो विड्थ है ना इसकी स्लिट की ओपनिंग है, उसको मैं बाद में एंड में ना ए लिखूंगा, तो ए से थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट रहेगा, डी और ए में कन्फ्यूज़न नहीं होगी। चलो अच्छा, ये तो पॉइंट हो गया कि जब रेज ये जो अपना ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस था उसके साथ बेटा अगर तो 10 डिग्री पे रेज जाती तो ऐसे जानी थी 10 पे, मैं 10 पे नहीं लेके आ रहा, अभी मैं 0 डिग्री पे लेके आ रहा हूँ। जब रेज जो हैं वो 0 डिग्री पे आ रही होंगी तो पॉइंट ओ पे ये सभी रेज, सबसे ऊपर की रे और सबसे नीचे की रे, ये आपस में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का क्रेस्ट क्रेस्ट इकट्ठा आ गया। फिर इधर से सेकंड और नीचे से सेकंड बेटा ये भी सेम टाइम पे पहुंचेंगी, उनका भी क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा, ट्रफ पे ट्रफ आएगा ब्राइट पॉइंट पे। तो पॉइंट ओ पे सभी रेज ने कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना है, तो सेंटर पे एक ब्राइट पॉइंट बनेगा, उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। चलिए ये अभी लिखना नहीं आपने कुछ, मैं समझा रहा हूँ सारा आपको। तो सभी वेव्स इस वेव फ्रंट से, यानी जो 0 से लेके पॉइंट 12 तक थे, वो सेम फेज में आके मिलते हैं पॉइंट ओ पे और फॉर्म करेंगे एक ब्राइट पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा एंगल बदल रहा, अब मैं एंगल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने बोला था कि जो रेज इधर को जाएंगी ऊपर की ओर हमने वो भी लेनी है। अभी मैं एक ऐसे एंगल पे ले रहा हूं रेज को, देखिए जो एंगल θ1 पे निकली, अभी एंगल θ1 छोटा सा है, मे बी 10 डिग्री हो, लेकिन हुआ क्या कि जो रेज अब यहाँ पे पॉइंट P पे फोकस हुई, जो थोड़ी टेढ़ी आ रही थी, थोड़े एंगल पे थी, एंगल θ1 पे, तो यहाँ पे ना मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जरा दिस वे, एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये AN से लेके आगे पॉइंट P1 तक जो रास्ता है ना वो बराबर का है बेटा। जो रे है अपनी A से लेके जो P1 पे पहुंची, जो रे सेंटर से पॉइंट P1 तक पहुंची, यहाँ से पॉइंट N से लेके P1 तक पहुंची, ये रास्ते जो है ना ये ऑप्टिकली इक्वल हैं, यानी सेम टाइम पे, जैसे उधर हम पीछे डिस्कस करके हटे हैं। लेकिन जो रे N वाली है ना उसको BN डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा, इज इट, BN डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा एज कंपेयर टू A। अगर ये जो एक्स्ट्रा कवर करना पड़ा डिस्टेंस, जिसको हम पाथ डिफरेंस कहेंगे, वो अगर यहाँ पे लैम्डा है तो ये यहाँ पे थोड़ा कम है, यहाँ पे और कम है, यहाँ पे और कम है, और बीच में जाके एग्जैक्टली ये लैम्डा बाय 2 हो जाएगा, एग्रीड, और फिर और कम और कम और कम और कम, और यहाँ पे जाके ये ऑलमोस्ट फिर 0 हो जाता है। तो अब मैंने स्लिट को ना 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्लिट को। अपर पार्ट में आपके पास रेज हैं 0 से लेके 6 तक, लोअर पार्ट में है 7 से लेके 12 तक। जरा ध्यान से देखो बेटा, जो फर्स्ट वाली रे है उसका नंबर 6 वाली रे के साथ कितना पाथ डिफरेंस है, लैम्डा बाय 2, है ना। अब आपको याद होगा कि अगर एक रे एक और रे के साथ लैम्डा बाय 2 के पाथ डिफरेंस पे आए
तो पॉइंट P1 पे एक का क्रेस्ट पहुंच जाएगा, एक का ट्रफ पहुंच जाएगा। पीछे हमने किया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर दो रेज में, दो वेव्स में पाथ डिफरेंस λ/2 हो तो उनका जो इंटरफेरेंस है वो डिस्ट्रक्टिव होता है। इसी तरह से जो 1 का डिफरेंस है 7 के साथ, 2 का डिफरेंस है 8 के साथ, एंड सो ऑन, एंड 5 का डिफरेंस है 11 के साथ। तो ये जो डिफरेंस है हर जगह ना बेटा पेयरिंग में, ध्यान से देखो जरा, 0 का 6 के साथ उतना ही डिफरेंस है। अगर मैं यही लाइन बेटा यहाँ से ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये λ/2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 का पाथ डिफरेंस 7 के साथ, 2 का पाथ डिफरेंस 8 के साथ, ये λ/2 ही रहेगा। तो ऊपर की हर रे, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 0 मैचेस विद 6 λ/2 का पाथ डिफरेंस, 1 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ, एंड सो ऑन। ये पेयरिंग में सारे आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं। और जब ये डिस्टेंस जो है वो लैम्डा होगा, तो मैंने स्लिट के दो पार्ट्स कर दिए। अपर पार्ट में हर पॉइंट का एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट निचले वाले पार्ट में है, जो इससे बेटा एग्जैक्टली λ/2 के डिफरेंस पे है, पाथ डिफरेंस पे। तो इनका बेटा बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो P1 पे आएगा डार्क पॉइंट, क्योंकि λ/2 हो गया, 3 λ/2 हो गया, ऐसे पाथ डिफरेंस हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने पाथ डिफरेंस लैम्डा लिखा हुआ है बेटा, पहली और लास्ट रे में, ध्यान रखना। स्लिट के हमने दो हिस्से कर दिए। अपर पार्ट में हर एक पॉइंट का एक कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट था निचली तरफ, जो कि यहाँ पे पेयर्स लिखे हुए हैं, जो कि आपस में λ/2 का पाथ डिफरेंस रखते हैं, और उनका बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऊपर के पार्ट की सभी रेज निचले पार्ट की सभी रेज से ना कैंसल आउट होके रेस्ट पे ट्रफ आके पॉइंट P1 पे डार्क पॉइंट आएगा। अब मैं नेक्स्ट सिचुएशन बताता हूं। अगर बेटा ये डिफरेंस 2 लैम्डा हो गया, पहले लैम्डा था, तो अब हम स्लिट का सेंटर अगर देखेंगे, पिछली बार यहां लैम्डा था तो यहां पे λ/2 था, इस बार यहां पे 2 लैम्डा है, तो इसके हाफ में जाके लैम्डा मिलेगा, और इसके भी हाफ में जाके आपको मिलेगा λ/2। अब आपने स्लिट के ना 1, 2, 3, 4 चार पार्ट्स कर देने, 4 पार्ट्स। अब कैसे कैंसल आउट होंगे देखो जरा। ये जो रे यहां से निकली, इसका रे नंबर 3 के साथ λ/2 का पाथ डिफरेंस, 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ। तो ये वाला अपर पार्ट इस लोअर पार्ट से पूरा पूरा कैंसल आउट। देखो 0 विद 3, 1 विद 4, 2 विद 5। इस तरह से जो निचले दो पार्ट्स हैं बेटा, दिस वन एंड दिस वन, ये रे नंबर 6 और इधर बेटा रे नंबर 9, इनमें λ/2 का पाथ डिफरेंस है। ये देखो 6, 9 वाला पेयर लिखा हुआ है। 7 वुड मैच विद 10, 8 वुड मैच विद 11, 9 मैच विद 12। तो ये सभी बेटा मैंने यहाँ पे सभी पेयर्स बन गए हैं। इन सभी पेयर्स का आपस में जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का है। तो अगेन वील गेट अ डार्क पॉइंट। तो ध्यान से सुनो, करना क्या है बेटा, जब ना पाथ डिफरेंस था लैम्डा, 2 लैम्डा नहीं था, लैम्डा था, तो हमने स्लिट के कर दिए दो हिस्से, 2 पार्ट्स। जब बेटा 2 लैम्डा होगा तो हम 4 पार्ट्स कर देंगे। अगर ये 3 लैम्डा होगा तो हम 6 पार्ट्स कर देंगे। जब तक इवन नंबर ऑफ पार्ट्स आते रहेंगे λ/2 वाले पाथ डिफरेंस वाले इवन नंबर ऑफ पार्ट्स, तब तक ये बेटा रेज यहाँ पे कैंसल आउट होती जाएंगी। तो सेंटर पे तो ब्राइट पॉइंट आया था, जो रेज यहाँ पे आ रही थी उनमें बेटा ए से जो रेज निकली और जो एंड बी में से निकली उनमें पाथ डिफरेंस लैम्डा था। अब 2 लैम्डा है, वहां भी डार्क आ गया। अगर आगे जाके मैं 3 लैम्डा लूंगा तो 6 पार्ट्स हो जाएंगे स्लिट के। फिर से बेटा पेयर्स में आपस में ये कैंसल आउट, जैसे यहाँ पे पेयरिंग हुई है, और आपको 6 लैम्डा पे सॉरी 3 लैम्डा पे फिर से डार्क पॉइंट मिलेगा। तो डार्क पॉइंट कहाँ कहाँ आए, लैम्डा पे, 2 लैम्डा पे और 3 लैम्डा पे। नीचे की तरफ को भी आएंगे, नीचे आएगा -λ, -2 लैम्डा एंड -3 लैम्डा। बस -3 लैम्डा तक ही करेंगे हम। अच्छा, अब बात रही कि ब्राइट पॉइंट कहाँ मिलेगा हमें।
डार्क के लिए मैंने बता दिया लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा जब पाथ डिफरेंस होगा। अब अगर ये पाथ डिफरेंस, देखो मेरी बात सुनो बेटा, लैम्डा और 2 लैम्डा, यहाँ पे तो डार्क पॉइंट था, लैम्डा पे भी डार्क था और 2 लैम्डा पे भी डार्क था, दो डार्क के बीच में एक ब्राइट आएगा। तो देखते हैं इसका सेंटर क्या होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2, बिल्कुल सही। तो अब मैंने पाथ डिफरेंस रखा है, जहां पे रेड लाइन आपको नजर आ रही है डार्क, 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस कर दिया गया है। इस बार जैसे बेटा लैम्डा में लैम्डा बाय 2 के दो हिस्से हो गए थे, 2 पार्ट्स, फिर मैंने पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा रखा। 2 लैम्डा में लैम्डा बाय 2 के 4 पार्ट्स होंगे। अगर मैं 3 लैम्डा करूंगा तो बेटा इसमें लैम्डा बाय 2 जो है वो 6 बार आता है, यानी 6 पार्ट्स करने पड़ेंगे। इस बार बेटा मैंने रखा है 3 लैम्डा बाय 2। 3 लैम्डा बाय 2 में लैम्डा बाय 2 कितनी बार आया, वेरी नाइस, 3 टाइम्स। तो बेटा स्लिट को ना हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, चेक करो, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। तो बेटा अगर यहाँ पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 था तो यहाँ पे जाके लैम्डा हो जाएगा और यहाँ पे लैम्डा बाय 2। अब अपर पार्ट, 3 पार्ट्स हो गए, 1, 2, 3। अपर पार्ट की रेज 0 वाली कैंसिल होगी लैम्डा बाय 2 के पाथ डिफरेंस के कारण 4 के साथ, 0 विद 4, 1 विद 5 एंड सो ऑन। तो ये यहां तक तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन 8 के बाद जो है 9, 10, 11, 12, इनका बेटा एक काउंटर पार्ट नहीं था जो कैंसिल आउट हो सके। अपर पार्ट नंबर 1, सेंटर वाले पार्ट नंबर 2 से कैंसिल आउट हो गया, लेकिन जो लास्ट पार्ट था ये, इसका बेटा यहाँ पे नीचे और कोई इक्विवेलेंट ऐसा नहीं बना जो 8 को, 9 को, 10 को कैंसिल आउट कर सके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 पार्ट की लाइट तो हो जाएगी कैंसिल आउट, लेकिन एक पार्ट की लाइट आती रहेगी। हाँ, लेकिन पूरी लाइट नहीं आई बेटा, पूरी लाइट नहीं आई। हुआ क्या कि 3 पार्ट्स थे, 3 में से 2 पार्ट्स आपस में कैंसिल आउट हो गए, एक पार्ट अभी भी बचा हुआ है, उसकी लाइट आएगी। लेकिन आप जानते हैं बेटा 3 पार्ट्स में से 2 कैंसिल आउट हो गए, तो एक ही हिस्से की लाइट आई, तो लाइट की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एक ब्राइट पॉइंट तो फॉर्म होगा जब ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 मिलेगा। पाथ डिफरेंस जब 3 लैम्डा बाय 2 होगा, ब्राइट पॉइंट बनेगा नो डाउट, लेकिन वो ब्राइट नहीं बनेगा उतना जितना सेंटर वाला था। यहाँ पे पूरी लाइट नहीं पहुंच रही, कुछ हिस्सा लाइट का कैंसिल आउट हो चुका है। इसी तरह बेटा अगर पाथ डिफरेंस मान लो 5 बाई 2 हुआ, करके नहीं दिखाऊंगा, समझ लो ऐसे ही बस। अगर ये पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाई 2 हुआ, तो 5 लैम्डा बाई 2 में लैम्डा बाई 2 कितनी बार आया, 5 बार, राइट। तो स्लिट के हम 5 हिस्से कर देंगे। तो 5 में से पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 से कैंसिल, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 से कैंसिल हो जाएगा, और एक पार्ट बच जाएगा एंड वाला 5। ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और लाइट की इंटेंसिटी बेटा ओनली 1 पार्ट आउट ऑफ 5 में से आएगी। 5 हिस्सों में से एक हिस्से की लाइट आ रही है, लाइट और भी डिम हो जाएगी। तो अगला ब्राइट पॉइंट बेटा एक तो बना 3 लैम्डा बाय 2 के पाथ डिफरेंस पे, एक बनेगा जब पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 हो जाए, ऐसे। तो वेरी सिंपल, ब्राइट पॉइंट सेंटर में, दोबारा फिर से बता रहा हूँ बेटा फिर से क्या क्या हुआ। सेंटर में मिलेगा हमें ब्राइट पॉइंट, राइट। और इसके बाद बेटा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, जब ये पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा तो यहाँ पे मिलेगा डार्क, जब पाथ डिफरेंस होगा 3 लैम्डा बाय 2 तो आपको मिलेगा ब्राइट, फिर हो जाएगा 2 लैम्डा, वहाँ पे फिर डार्क। अभी और आगे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि जगह नहीं स्क्रीन पे। अगर ये पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 हो जाए तो फिर से ब्राइट मिल जाएगा आपको यहाँ पे। सेम वे ये नीचे को भी होगा। चलो ये तो मैंने समझा दिया आपको कि आपने अभी नोट डाउन कुछ नहीं करना है, जैसे बताया मैंने। अब मैं आता हूँ फाइनल, जो आपको नोट डाउन करना है, जो फिगर बननी है और आपको कैसे कैसे मैथमेटिकल लिखना है इसको। तो अगर इधर को इंटेंसिटी प्लॉट करें, वैसे मैं इधर को नहीं बनाऊंगा, मैं इधर को बनाऊंगा। तो सेंटर पे बनेगा ब्राइट पॉइंट, ये ब्राइट पॉइंट की इंटेंसिटी इधर को है बेटा, ये ब्राइटेस्ट पॉइंट हो गया।
फिर डार्क आ गया कहाँ पे, जहाँ पे लैम्डा हुआ, फिर 3 लैम्डा बाय 2 पे ब्राइट और 2 लैम्डा पे फिर से डार्क। ये देखो उसके आगे अगर चलेंगे नीचे कोई बनेगा सिमिलर सेम वे में, लेकिन आपने देखा मैंने बोला कि ब्राइटनेस सेंटर वाले की सबसे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि 3 पार्ट में से एक पार्ट की लाइट ही आ पाती। फिर यहाँ पे 5 पार्ट्स में से एक पार्ट की आएगी तो लाइट की इंटेंसिटी और भी कम हो जाएगी, थोड़ी रह गई, नीचे की तरफ भी देखो थोड़ी रह गई। चलो अभी आपने नहीं बनाना, अब जो अगला डायग्राम आ रहा है वो आपने ड्रॉ करना है। चलिए तो हमारा टॉपिक का नाम है, पहला तो हो गया डेफिनेशन कि डिफ्रैक्शन होती क्या है। अब अगला है डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट को हमने मैथमेटिकली डिस्कस करना है। डायग्राम आप एक काम करिए, अपनी नोटबुक को, पूरे पेज पर डायग्राम बनेगा, नोटबुक को आप ना घुमा लीजिए राइट एंगल पे, उसको जो पोर्ट्रेट मोड में ना रख के लैंडस्केप मोड में रख लो बेटा। नोटबुक को घुमा लो और कॉपी पेंसिल साथ में रेडी रखो बेटा। चलिए स्केल पेंसिल, सॉरी स्केल एंड पेंसिल रेडी रखो साथ में। ये होगी बेटा स्क्रीन और इधर बेटा आपकी ये स्लिट है ए बी। यहाँ पे अब मैं ज़्यादा रेज नहीं ड्रॉ करूँगा, काफ़ी गोलमाल हो जाएगा, नहीं तो हम 3 रेज ड्रॉ करेंगे, सिर्फ ओनली 3 हैं, बहुत सारी है नो डाउट। तो स्लिट की ओपनिंग को मैंने बोला कि उसको मैं ना विड्थ को रखूँगा ए, डी ना रख के ए रखता हूँ, और ये अपना लेंस लग गया जो कि रेज को कन्वर्ज करके ना स्क्रीन पे फोकस करेगा। तो अभी मैं सिर्फ उन्हीं रेज की बात कर रहा हूँ जो एंगल थीटा पे निकली थी। हमने थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 लिए थे, हमने अभी थीटा पे लिखना है। ओके, ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो वेव फ्रंट के पॉइंट सोर्सेज ऑफ लाइट हैं। एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, आप ड्रॉ करते हैं साथ साथ में जो मैं कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज कर करके शुरू हो जाइए बेटा। ये अपना मेन वेव फ्रंट है जो पिंक कलर का आ रहा था, और ये एंगल और ये एंगल सेम होते हैं बेटा, बी केयरफुल। एक थ्योरम मैंने बार बार यूज़ करवाई है आपको, थ्योरम थी कि 2 रेज या 2 लाइंस में जो एंगल होता है उतना ही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स में भी होता है। एंगल बिटवीन 2 लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। डॉटेड लाइन को परपेंडिकुलर है ये पिंक लाइन, और इस ब्लू लाइन को परपेंडिकुलर है ग्रीन लाइन। तो सेम एंगल यहाँ भी फॉर्म होगा, और एंगल के सामने वाली जो साइड है परपेंडिकुलर वो निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज जो कि अपना है ए इंटू साइन थीटा करना होगा। तो ये जो पाथ डिफरेंस है ए साइन थीटा है। ये स्लिट का डिस्टेंस हमने लिख दिया कैपिटल डी। अभी मैं यहाँ पे ए साइन थीटा की वैल्यूज डालने जा रहा हूँ, जो कि अभी अभी हमने डिस्कस की कि अगर ये डिफरेंस 0 हुआ, यानी सेंटर वाले पॉइंट की बात करें, इधर को प्लॉट करेंगे इंटेंसिटी, सेंटर पे तो सभी रेज जो हैं कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही थी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे तो होगी मैक्सिमम। इंटेंसिटी इधर को ड्रॉ होनी है, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी जहाँ पे पाथ डिफरेंस कोई नहीं है। लेकिन पहला डार्क पॉइंट अभी अभी हमने किया कि जब ये पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा, ये वाली चीज़ लैम्डा बाय 2 होगी, तो अपर हाफ लोअर हाफ से पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे जाके जब ये ए साइन थीटा यानी कि ये जो पाथ डिफरेंस है इसकी वैल्यू जब लैम्डा हो जाएगी या नीचे की तरफ माइनस लैम्डा हो जाएगी, तो वहाँ पे रेज ना डिस्ट्रक्टिवली आके मिलती हैं, अपर पार्ट लोअर पार्ट को पूरा पूरा कैंसिल कर देता है, तो आपको बेटा यहाँ पे डार्क पॉइंट मिलता है। चलिए इसको बोलेंगे हम फर्स्ट मिनिमम या फर्स्ट डार्क पॉइंट, नीचे की तरफ भी ऐसे आएगा फर्स्ट मिनिमम। जो सेंटर पे बना इसको नाम देना है सेंट्रल मैक्सिमम। चलिए अब अगला ब्राइट कहाँ पे आया था, अभी अभी हमने डिस्कस किया, अगर ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हो जाए तो हम स्लिट के 3 हिस्से करेंगे, 3 में से 2 कैंसिल आउट, तो 3 लैम्डा बाय 2 पे और या -3 लैम्डा बाय 2 पे आपको मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमम, पहला सेकेंडरी मैक्सिमम। इसको बेटा प्राइमरी या सेंट्रल कहते हैं, बाकी के जो मैक्सिमम आएंगे उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमम बोलते हैं। ओके, कहाँ पे आएगा 3 लैम्डा बाय 2 पे, और निचली तरफ आएगा -3 लैम्डा बाय 2 पे। दोबारा फिर से ये ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, डार्क पॉइंट आ जाएगा जब ये पाथ डिफरेंस जानते हैं आप कितना 2 लैम्डा हो जाएगा। नीचे भी मार्क कर लीजिए साथ में -2 लैम्डा एंड सो ऑन। आगे फिर 5 लैम्डा बाय 2 मैंने बताया था स्लिट के 5 हिस्से हो जाएंगे, 5 में से 4 जो हैं वो एग्जैक्टली आपस में कैंसिल आउट,
और 1 पार्ट आउट ऑफ 5 का लाइट पहुंचेगा तो लाइट और डिम हो जाएगी और 3 लैम्डा पे पड़ेगा अगला डार्क पॉइंट। तो ये इसकी ब्राइटनेस और भी कम होगी, इसकी भी ब्राइटनेस इधर इसके बराबर सिमेट्रिकली डाउन हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या था बेटा, स्क्रीन के सेंटर से बेटा जितना मर्जी दूर चले जाओ सभी फ्रिंजेस का ना ब्राइटनेस सेम था, इधर को भी सभी फ्रिंजेस का ब्राइटनेस सेम था। अभी आएगा एक क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस पैटर्न एंड डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो डिफ्रैक्शन में सेंटर वाला मैक्सिमम ब्राइटेस्ट होता है, जैसे जैसे सेंटर से अवे जाएंगे राइट को या लेफ्ट को तो बेटा आपको जो ब्राइटनेस है फ्रिंजेस की वो कम मिलेगी। ओके, ये तो वैल्यूज हो गई बेटा ए साइन थीटा की। आपने ना यहाँ पे 3 कॉलम्स मेंटेन करने हैं, 3 कॉलम्स, इसलिए मैंने बोला था कि पूरे पेज पे ड्रॉ करो। वीडियो को पॉज कर लो आराम से बीच में बेटा, पॉज करके ड्रॉ करो, ठीक है। हर एक की ड्रॉ करने की स्पीड अपनी अपनी है, इसलिए आज का लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे डाला जा रहा है ताकि जिसका जितना स्पीड है या दोबारा करना है फिर से पीछे कर लो। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इसकी रेटिंग है 4 स्टार। जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसकी रेटिंग है 5 स्टार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर क्वेश्चन भी ज़्यादा बनते। चलिए अब मुझे निकालना है कि ये जो ब्राइट पॉइंट आया ये तो बेटा ए साइन थीटा की वैल्यू लिख दी ना मैंने, ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए। अब मुझे बताना है कि ये पॉइंट कितने एंगल पे आया, जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो कितने एंगल पे जाके पड़ेगा। तो जब एंगल्स छोटे होते हैं तो आप जानते हैं साइन थीटा का वैल्यू जो है वो थीटा के ही इक्वल हो जाता है। साइन थीटा का वैल्यू छोटे एंगल्स के लिए थीटा के बराबर होता है। तो बेटा a इंटू साइन थीटा इक्वल टू ए थीटा हो जाएगा। तो ये मान के चलें कि ये सारी वैल्यूज ए थीटा की हैं। तो अगर ए थीटा होगा 3 लैम्डा तो बेटा थीटा कितना होगा 3 लैम्डा बाय ए। यही करने जा रहा हूँ। मुझे निकालना है कि कितने कितने एंगल पे जाके 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री कहाँ पे जाके ब्राइट और डार्क पॉइंट्स आ रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने लिखा कि साइन थीटा जो है वो थीटा के नियर अबाउट इक्वल होता है, ये रेडियन में होता है। तो ध्यान देना बेटा, ये जो एंगुलर पोजीशन लिख रहा हूँ मैं इसका यूनिट रेडियन है, डिग्री नहीं है, रेडियन। बेटा आप डाल देना जब आप नोट डाउन करेंगे, एंगुलर पोजीशन इन रेडियन। तो अभी मैं यहाँ पे साथ में छोटा सा हल्का सा डाल देता हूँ, रेडियन में पोजीशन आएगी। सिर्फ क्या करना है, ए साइन थीटा को इस 3 लैम्डा या 5 लैम्डा बाय 2 से इक्वेट कर देना है और साइन को हटा देना है, ए थीटा लिखना है, यानी कि ए से इसको डिवाइड करेंगे और बेटा एंगुलर पोजीशंस आते जाएंगे। तो कुछ नहीं किया मैंने अभी। अब अगला जो पार्ट है इसमें सिर्फ क्या कर रहे हैं, इसमें हमने 3 लैम्डा को ए से डिवाइड, 5 लैम्डा बाय 2 को ए से डिवाइड, सबको ए से डिवाइड कर दो, ये आ जाएंगी आपकी एंगुलर पोजीशंस। ये एंगल आएंगे लेकिन रेडियन में आएंगे। अब लास्टली एक कॉलम बचता है कि सेंटर से कितना दूर जाके, कितने डिस्टेंस पे जाके जो फर्स्ट मैक्सिमम पड़ेगा या सेकंड डार्क पॉइंट पड़ेगा, तो डिस्टेंस निकालना है। तो फिर से बेटा एक डायग्राम ड्रॉ करके समझाता हूँ। सपोज अपने पास ये जो फिगर है वो कुछ इस तरह की है, लाइक दिस। ये एंगल था थीटा, ठीक, और ये डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये वाला, लेकिन एंगल काफ़ी छोटा है तो ये वाला डी और ये वाला डी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। इसको मैं एक सर्कल की तरह एज्यूम करूँगा, ट्रीटेड लाइक अ सर्कल। और सर्कल में आप जानते हैं एंगल थीटा इन रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क। इस डिस्टेंस को अभी मैं एक्स लिख देता हूँ, परपेंडिकुलर को लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क हो। तो अगर मुझे x निकालना है कि ये जो फर्स्ट मैक्सिमम है वो सेंटर से कितना दूर जाके पड़ा, ये निकालना है मुझे। उसके लिए मुझे x निकालना है, तो x बाय कैपिटल D यानी कि एंगल की वैल्यू पता होनी चाहिए। वो वैल्यू है यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 2a।
तो मुझे अगर x निकालना है तो बेटा इस d को देखो जरा, चेक करो, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 3 लैम्डा कैपिटल D बाय 2a। तो क्या फ़र्क पड़ा, इसको सिर्फ कैपिटल D से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगी सो कॉल्ड लीनियर पोजीशन। उसको मैं x से लिख रहा हूँ कि कितना दूर जाके पड़ेगा पहला, दूसरा, मैक्सिमम या मिनिमम। तो आपने करना है, ये जो लिखे हुए हैं नंबर्स थीटा वाली रो में, कॉलम में, इन नंबर्स को सिर्फ डी से ना मल्टीप्लाई कर दो बेटा, इनटू कैपिटल डी इंटू कैपिटल डी डालते जाइए। ये आ गई पोजीशंस। दोबारा देखो बेटा क्या क्या किया, यहां पे हमने सिर्फ लिखा कि ए साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए कि ब्राइट पॉइंट या डार्क पॉइंट आ जाए। यहां पे मैंने लिखा कि ये डार्क पॉइंट या ब्राइट पॉइंट कितने एंगल पे आ रहा है, बट एंगल रेडियन में। और लास्ट जो कॉलम है वो है ओ से कितने डिस्टेंस पे पहला ब्राइट दूसरा ब्राइट बना, उसके लिए इनटू कैपिटल डी और कर दे। चलिए अब लास्ट पार्ट बेटा इसका वो है कि हमें निकालना है कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, पहले डार्क से लेके पहले डार्क के बीच में इतनी जगह में सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ है, इतनी जगह में स्प्रेड है वो, राइट। तो मुझे निकालना है कि इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस इनका टोटल करना है मुझे, या यूं कहो लैम्डा कैपिटल डी बाय ए और निचली तरफ ये फैला हुआ था माइनस लैम्डा डी कैपिटल डी बाय स्मॉल ए तक। इनका डिफरेंस कितना है बेटा, माइनस करेंगे, समझ गए होंगे आप ना। जैसे बेटा 0 से एक चीज़ 1 पॉजिटिव में हो और 1 नेगेटिव में हो तो टोटल डिस्टेंस जैसे 2 हो गया, उस तरह से। तो ये ट्वाइस लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए आएगा। हाँ, लेकिन जो ये दूसरे मैक्सिमम बने सेकेंडरी मैक्सिमम, इनका अगर आपको निकालना है कि ये कितनी जगह में फैला हुआ है तो इसमें से बेटा चाहे ये माइनस कर लो, चाहे 3 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए में से 2 लैम्डा डी बाय स्मॉल ए माइनस कर लो, तो इनका विड्थ आता है बेटा हाफ। इसमें से ये माइनस करेंगे, चेक करो, लैम्डा डी बाय ए आएगा, राइट। तो जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम है वो डबल होती है एज कंपेयर टू विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम। इनकी विड्थ बेटा आधी रहती है, इसकी सबसे ज़्यादा होती है। यानी अगर इनकी विड्थ है से m ईच तो इसकी विड्थ होगी 2m, डबल होगी। चलिए अब आपको नोट डाउन क्या करना है, मैंने बोला था बीच में ना कि लिखना मत। नंबर 1 आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। नंबर 2 आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। पहला लिखना है कि सेंटर पे सभी रेज जो हैं वो फेज में आके मिलती हैं, वहाँ पे ब्राइट पॉइंट बनता है जिसको सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं। जब ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा होगा तो जैसे मैंने डिस्क्राइब किया पीछे, स्लिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट की रेज दूसरे पार्ट को डिस्ट्रक्टिवली मिलती हैं आके और डार्क पॉइंट बनता है। अगर ये 2 लैम्डा हो गया ए साइन थीटा का वैल्यू तो स्लिट के 4 पार्ट्स हो जाएंगे। 4 पार्ट्स में बेटा 2-2 पार्ट्स पेयर्स में मिलके डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ फिर डार्क आ जाता है। लैम्डा पे डार्क, 2 लैम्डा पे डार्क, 3 लैम्डा पे 6 पार्ट्स हो जाएंगे स्लिट के बेटा, तो फिर 3-3 पेयर बन जाएंगे एंड सो ऑन। अगर ये पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हुआ तो स्लिट को बेटा हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 वाले। इसमें एक पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो एंड में एक पार्ट बच जाएगा उसके कारण बनेगा ब्राइट पॉइंट, यानी कि वहाँ पे एक डिम ब्राइट आएगा। इतना ब्राइट तो नहीं होगा लेकिन कम ब्राइट होगा, उनको हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं। अब करिए वीडियो को पॉज, और थ्योरी जो लिखनी है वो नीचे लिखी हुई है, डायग्राम आपके सामने है, और मैथमेटिक्स जो है वो आपके लास्ट के ये ना 3 कॉलम्स। और आपको प्रूव करना होता है कि प्रूव करिए कि या निकाल के दिखाइए कि सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ कितना है, या फिर सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ निकालिए, या ये प्रूव करिए कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमम है सेंट्रल मैक्सिमम उसकी विड्थ डबल होती है एज कंपेयर टू अदर मैक्सिमा। तो क्वेश्चन फॉर्म करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो अभी यहाँ पे वीडियो आपने करना है पॉज। मैं ब्रीफली एक बार फिर से आपको सारा कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब डी साइन थीटा यानी कि ए साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा हुई तो वहाँ पे स्लिट के ना इवन नंबर ऑफ पार्ट्स बनेंगे लैम्डा बाय 2 वाले। इवन नंबर पार्ट्स बनेंगे दैट मीन्स पेयरिंग सभी की परफेक्ट होगी। 4 के 2 पेयर बन जाएंगे, 6 पार्ट्स हो जाएंगे,
तो 3 पेयर बन जाएंगे और पेयरिंग में पूरा पूरा आपस में कैंसिल आउट डार्क पॉइंट। लेकिन अगर 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2 होगा, फिर लैम्डा बाय 2 के बनते हैं ऑड नंबर ऑफ पार्ट्स, और ऑड बनने के कारण बेटा पेयरिंग में एक चीज, एक अनपेयर्ड बचेगा, उसी कारण लाइट आती है। लेकिन वो लाइट उतनी ब्राइट नहीं होती क्योंकि कुछ लाइट तो कैंसिल आउट हो चुकी है। एंगुलर पोजीशन निकालने के लिए इन्हीं ए साइन थीटा की वैल्यूज को आपने स्मॉल ए यानी कि स्लिट का जो विड्थ है उससे डिवाइड कर देना, और लीनियर डिस्टेंस निकालने के लिए कि पॉइंट ओ से कितना दूर जाके सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा, उसके लिए आपने इनटू कैपिटल डी और कर देना हर जगह। इस कॉलम में इनटू 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 कैपिटल डी, इस कॉलम में डिवाइड बाय, इसी को डिवाइड बाय ए, इसी को डिवाइड बाय ए करके लिखना था। सेंट्रल मैक्सिमम की विड्थ निकालने के लिए आपको इस डार्क से लेके इस डार्क तक का डिस्टेंस निकालना, इतनी जगह में फैला हुआ है, और बाकी के जो मैक्सिमम है वो आपकी मर्जी है, चाहे इसमें से ये माइनस कर लीजिए, चाहे 2 लैम्डा वाले में से ओनली लैम्डा वाला माइनस कर लीजिए, वो सिंगल वाला होगा। और ये दोनों फॉर्मूले आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद भी रखने हैं। फॉर्मूले तो इतने ही हैं, ये 2 ही आपके काम के हैं फॉर्मूले, बाकी ये जो हमने सारा थ्योरेटिकल डिस्कस किया ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब नोट डाउन कर लिया है सभी ने, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। 2019 में क्वेश्चन आया, लेटेस्ट क्वेश्चन, 2 वेवलेंथ्स हैं सोडियम सोर्स की, एक 590 नैनोमीटर है, एक 596 नैनोमीटर है। उसको टर्न बाय टर्न यूज किया गया अलग अलग। डिफ्रैक्शन, एक स्लिट जिसका अपर्चर था, ओपनिंग था, जिसको हमने स्मॉल ए लिखा या स्मॉल डी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओपनिंग दी हुई है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन दिया हुआ है, आपको निकालना है सेपरेशन बिटवीन पोजीशंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा। बेटा मैं डायग्राम को दोबारा दिखाता हूँ, ये भी हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था ना, ये था सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है बेटा आपके पास इधर, डिस्टेंस बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन द पोजीशंस ऑफ सेकंड मैक्सिमा। सेकंड मैक्सिमम ये वाला है बेटा, इधर ये वाला है, इनके बीच का डिस्टेंस देखिए जरा कितना बना बेटा। अगर इसमें से मैं ये माइनस करता हूँ, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो माइनस करने पे चेक कर लीजिए बेटा, इतना ही आता है, 5 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल, बेसिकली यही निकालना है, बाकी कैलकुलेशन। तो एक बार आपको वेवलेंथ यूज़ करनी है 590 नैनो, मतलब 10 पर -9 कर देना, बाकी कैपिटल डी दिया है, स्मॉल डी दिया है, रिमेनिंग इज कैलकुलेशन, वो आप अपने आप करेंगे। दूसरी बार बेटा ये जो वेवलेंथ यूज्ड है 596 है, बाकी तो इतना ही है बेटा। आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना था कि 2 मैक्सिमा सेकंड नंबर वाले उनके बीच में जो गैप है उसको आपने मैथमेटिकली कैसे लिखना है, बाकी कैलकुलेशन सिंपल, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। डिफरेंस क्या है कि जो इंटरफेरेंस है उसमें बेटा सोर्सेज 2 होते हैं, पॉइंट सोर्सेज कोहेरेंट होते हैं, उनसे जो वेव्स आती हैं ये उनका कंबाइंड इफेक्ट है। डिफ्रैक्शन में जो एक ही वेव फ्रंट के सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं, वेवलेट्स होते हैं, उनका इंटरफेरेंस है। इसमें सोर्स एक ही होता है, एक ही वेव फ्रंट के ऊपर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका आपस में बेटा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है। इंटरफेरेंस में सभी जगह फ्रिंजेस जो हैं वो कांस्टेंट विड्थ पे आते हैं, फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट है। इसमें क्या है, सेंटर वाला डबल साइज का था और साइड को जाते हुए दोनों साइड को फ्रिंज विड्थ कम हो गई। मैक्सिमा इसमें सभी सेम इंटेंसिटी के थे, तो इन डिफ्रैक्शन में आपने देखा मैक्सिमा सेंटर वाला ब्राइटेस्ट, फिर उससे डिम, उससे डिम, उससे डिम, उससे डिम। फोर्थ पॉइंट, देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा में अच्छा कॉन्ट्रास्ट रहता है, इसमें अच्छा नहीं रहता क्योंकि बाद में जो फ्रिंजेस है ना ब्राइट वाले, वो इतने डिम इतने डिम इतने डिम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि ब्राइट पॉइंट है कि डार्क पॉइंट है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा नहीं है। सेंटर वाला फ्रिंज इसमें बेटा डिपेंडिंग अपॉन के जो दोनों सोर्स थे ना इंटरफेरेंस में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, अगर तो दोनों फेज में होंगे, इकट्ठे क्रैश निकलेंगे दोनों में से, फिर तो सेंटर पे ब्राइट पॉइंट आएगा। अगर S1 जो है जब इशू करता है क्रेस्ट, उस टाइम S2 इशू करता है ट्रफ, अगर ये फेज में नहीं हुए
तो बेटा सेंट्रल फ्रिंज डार्क भी हो सकता है, लेकिन डिफ्रैक्शन का सेंट्रल फ्रिंज इज ऑलवेज ब्राइट। चलो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है 78। ये क्वेश्चन आया बेटा जेई मेन 2018 में। क्वेश्चन था एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60 डिग्री। अब 60 डिग्री इज क्वाइट अ गुड एंगल, बड़ा एंगल है। तो ये पिछला डायग्राम मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। इस केस में हम डी साइन थीटा को, जो साइन थीटा है ना बेटा, ऐसे था ना, जो पहला मैक्सिमम आपका आया उसमें डी साइन थीटा की वैल्यू ना लैम्डा थी। तो थीटा ये वाला एंगल था, दिस एंगल। ये एंगल मीन्स अगर टोटल ये एंगल 60 डिग्री था एंगुलर विड्थ सेंटर वाले की, बेटा डार्क से डार्क लेना होता है ना, डार्क टू डार्क। डार्क एक लैम्डा पे आया था कि माइनस लैम्डा पे आया था? तो पहला डार्क था थीटा एंगल पे, जहां पे डी साइन थीटा का वैल्यू लैम्डा था। डी को अभी यहाँ पे हम ना ए लिख लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। डी की जगह मैं ए लिख दूंगा। ओके, एनीवे पॉइंट इज कि 60 डिग्री एंगल में स्प्रेड था सेंटर वाला ब्राइट फ्रिंज। तो बेटा ऊपर की तरफ भी 30 आएगा, नीचे की तरफ 30 आएगा। तो डी साइन थीटा का वैल्यू डी इंटू साइन ऑफ 30 वो इक्वल टू लैम्डा आना चाहिए। ये देखो डी की जगह मैंने ए कर दिया, इतना ही फर्क है। ए साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा आता है, जहां पे फर्स्ट मिनिमम बनता है। तो ये एंगल हमें 60 दिया था, तो इसका हाफ करेंगे ऊपर की तरफ तो 30 आएगा। साइन ऑफ 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये वाला ए लिखिए नीचे। तो बेटा स्लिट की आपको ना जो विड्थ है, ओपनिंग है ए, वो आपको दिए है 1 माइक्रोमीटर। तो बेटा ए को 1 माइक्रोमीटर पुट कर दिया, लैम्डा निकल आएगा देखो यहाँ से, 1 को इधर ले जाओ, 1/2 0.5। तो वेवलेंथ यूज जो है वो 0.5 माइक्रोमीटर थी। क्वेश्चन है कि अगर इस सेटअप में एक और स्लिट ओपन कर दी जाए, एक और छेद बना दें उसके पास, तो फिर ये बन जाएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब स्क्रीन को रखें 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट्स। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर आ रही है। तो बताइए कि जो दो स्लिट, एक स्लिट तो पहले ही था वहाँ पे, एक स्लिट हमने और ओपन कर दिया, वो कितने डिस्टेंस पे खोला बेटा हमने? अगर फ्रिंज विड्थ इतनी लेनी है तो बेटा दो एक्सपेरिमेंट मैंने बोला था कंबाइन हो गए। पहले एक्सपेरिमेंट से हमने निकाल लिया कि वेवलेंथ कितना आया। स्क्रीन अभी वही है, फ्रिंज विड्थ आपको दे दी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, और पूछा है कि जो स्लिट्स हैं उनके बीच में गैप कितना है, स्मॉल डी निकालना है। तो पीछे बेटा हम कर चुके हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें बीटा का फॉर्मूला था लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। बेटा कैपिटल डी आपको गिवन है, फ्रिंज विड्थ गिवन है, लैम्डा हमने निकाल लिया और स्मॉल डी का वैल्यू निकालना है। बस इतना ही काम है, बाकी सॉल्व करेंगे आप अपने आप, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो स्मॉल डी के लिए इसको बेटा सॉल्व कर दीजिए। चलिए, होप के आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन बाकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लाइट है एक वेवलेंथ जिसका 650 नैनोमीटर वेवलेंथ है, वो एक स्लिट पे इंसिडेंट है जिसकी ओपनिंग यानी कि विड्थ है x। क्वेश्चन है कि x निकालो अगर पहला मिनिमम डिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री पे पड़ा। डिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री पे अगर पहला मिनिमम आ गया तो स्लिट का विड्थ निकालो। तो अभी मैंने लिखा a साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा हो, तो पहला मिनिमम आ जाता है, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू लैम्डा बाय a। थीटा को आपने यूज़ करना है 30 डिग्री, साइन 30 होता है हाफ। a आपको निकालना है, लैम्डा आपको गिवन है नैनोमीटर, नैनो को बेटा चेंज कर लेना मीटर में, और a निकाल दो। दूसरा सिचुएशन है स्लिट का विड्थ निकालो अगर फर्स्ट मैक्सिमम, पहला मैक्सिमम बेटा आया था जब d साइन थीटा या a साइन थीटा का वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2 था। तो यहाँ से बेटा सॉल्व कर दीजिए, बाकी लैम्डा गिवन है, थीटा गिवन है, a आपको निकालना है। तो बाकी अपने आप सॉल्व करिए, ये होमवर्क है आपके लिए। और दूसरा होमवर्क है अगेन आ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर, वो एक स्लिट पे इंसिडेंट है जिसका विड्थ है 0.5 मिलीमीटर। यूनिट ही करना, बस ये ध्यान रखना। तो क्वेश्चन है कि 2 मीटर अवे हमने एक स्लिट एक रखा स्क्रीन, तो बताइए सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ क्या होगा। तो सेंट्रल मैक्सिमम का विड्थ था 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। बाकी वैल्यू पुट करिए, अब पूरा सॉल्व नहीं करूँगा।
हाँ, इसी अपरेटस को अगर हम इमर्ज कर दें वाटर में, वाटर का इंडेक्स 4/3, तो फिर जो है नई आपको सेंट्रल फ्रिंज की जो स्प्रेड है वो कितना मिलेगा। तो लैम्डा की जगह आपको बताया हुआ है कि अगर पानी में डाल दें अपरेटस को या किसी और मीडियम में, तो लैम्डा बिकम्स लैम्डा बाय म्यू। तो म्यू का वैल्यू आपको गिवन है, वो भी डाल देना और इसको सॉल्व कर लेना। ये आपके 2 हो गए होमवर्क। तो ये था आज का टॉपिक, कंप्लीट मैंने कर दिया है। वीडियो को पॉज करके बेटा वापस करके दोबारा फिर से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।